नमस्कार। आज हम जावा की दुनिया में ज़रा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसकी पूरी कहानी बताते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे बदला और इतना अहम क्यों बन गया। जी। हमारा मकसद है इन स्रोतों के ज़रिए जावा के सफ़र को समझना। कैसे एक प्रोजेक्ट जो शायद टीवी के लिए बन रहा था, वो इंटरनेट की मुख्य भाषा बन गया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को खोलते हैं। बिल्कुल। ये सफ़र जावा से भी पहले शुरू होता है ना? मतलब जावा यूं ही नहीं आ गया। इसकी जड़ें तो पुरानी भाषाओं में है, खासकर सी और C++ में। सही कहा, बिल्कुल। देखिए, सी भाषा उसने प्रोग्रामिंग में क्रांति ला दी थी। हाँ। बहुत तेज, बहुत असरदार। हाँ। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़े और कह सकते हैं जटिल होते गए, चीजों को संभालना मुश्किल होने लगा। अच्छा। यहीं पर C++ आया। उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब OOP का कॉन्सेप्ट जोड़ा। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स को हिस्सों में तोड़ना, मैनेज करना, ये सब आसान हो गया। जावा ने C++ का सिंटैक्स और ये OOP वाला ढांचा दोनों को अपनाया। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या काम किया? उसने ना C++ की कुछ सबसे मुश्किल चीजें हटा दी, खास तौर पर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। हाँ, C++ में डेवलपर्स को मेमोरी खुद मैनेज करनी पड़ती थी। कब लेनी है, कब छोड़नी है, और इसमें गलतियां बहुत होती थी। प्रोग्राम क्रैश हो जाते थे। ओह हाँ, वो तो है। जावा ने इसे ऑटोमेटिक कर दिया। मतलब एक चीज होती है गार्बेज कलेक्टर, वो अपने आप बेकार मेमोरी को साफ कर देता है। अच्छा। इससे डेवलपर्स की जिंदगी आसान हो गई। वो प्रोग्राम के लॉजिक पर ज्यादा ध्यान दे पाए और सीखने में भी आसानी हुई। तो ये तो नींव तैयार हुई। अब जावा का जन्म कैसे हुआ, ये प्रोजेक्ट ओक के बारे में बताइए जरा। हाँ, तो ये कहानी शुरू हुई 1991 में सन माइक्रोसिस्टम्स में। जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम, उनको एक काम मिला था। क्या काम था? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। सोचिए, टीवी, सेट टॉप बॉक्स, रिमोट कंट्रोल, ऐसी चीजों के लिए। अरे मतलब इंटरनेट वाला कोई आइडिया नहीं था शुरू में? बिल्कुल नहीं। उस जमाने में हर डिवाइस का अपना अलग प्रोसेसर होता था। तो चुनौती ये थी कि कोड एक बार लिखें और वो किसी भी चिप, किसी भी डिवाइस पर चल जाए। अच्छा, पोर्टेबिलिटी। एग्जैक्टली, पोर्टेबिलिटी। इसी जरूरत से निकला ये आइडिया। प्रोजेक्ट का नाम रखा ओक। सुना है, गॉसलिंग के ऑफिस के बाहर ओक का पेड़ था। दिलचस्प। लेकिन आज तो हम जावा को इंटरनेट से जोड़ते हैं, टीवी रिमोट से तो नहीं। ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? हाँ, यही कहानी में असली मोड़ आता है। देखिए, 90 का दशक था और वर्ल्ड वाइड वेब वो बहुत तेजी से फैल रहा था। हाँ, वो तो था। टीम को अचानक लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलने की खूबी, जिस पर वे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम कर रहे थे, वो वेब के लिए परफेक्ट थी। एक बहुत बड़ा मौका था और टीम ने उसे पहचाना। शायद यही जावा की सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। जो चीज सेट टॉप बॉक्स के लिए सोची गई थी, वो इंटरनेट की दुनिया पर छाने वाली थी। कमाल है। तो इस सफलता के पीछे वो कौन सी खास तकनीकी बातें थी? आपने पोर्टेबिलिटी का जिक्र किया। हाँ, देखिए, दो चीजें सबसे अहम थी। एक बाइट कोड और दूसरी जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM। बाइट कोड और JVM, थोड़ा समझाइए इन्हें। जरूर। जब आप जावा कोड लिखते हैं और उसे कंपाइल करते हैं, तो वो सीधे मशीन के समझने लायक बोर्ड में नहीं बदलता, जैसे C या C++ में होता है। अच्छा। वो एक बीच की भाषा में बदलता है, जिसे बाइट कोड कहते हैं। ये बाइट कोड किसी खास प्रोसेसर के लिए नहीं होता। अब आती है JVM की बारी। JVM एक तरह का सॉफ्टवेयर है। समझिए एक वर्चुअल कंप्यूटर जो किसी भी असली मशीन पर इंस्टॉल हो सकता है। ओके। तो अगर आपके कंप्यूटर पर JVM है, तो वो उस बाइट कोड को पढ़ेगा और उसे आपकी मशीन के हिसाब से चला देगा, चाहे आपका कंप्यूटर विंडोज हो, मैक हो या कुछ और। अच्छा, तो यही है वो राइट वंस रन एनीवेयर का राज। मतलब एक बार कोड लिखो और JVM उसे कहीं भी चला देगा। एकदम सही। यही वो क्रांतिकारी आइडिया था। और शुरुआती दिनों में एक और चीज बहुत चली थी, एप्लेट्स। एप्लेट्स? हाँ, सुना है। वो क्या थे? ये छोटे जावा प्रोग्राम थे जो वेब पेज के अंदर ही चल सकते थे, ब्राउजर में। ओह, तो वेब पेज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं रह गए? नहीं, वो इंटरैक्टिव हो गए। आप पेज में कैलकुलेटर चला सकते थे, छोटे गेम्स खेल सकते थे, एनिमेशन देख सकते थे। इसने वेब को एकदम बदल दिया, स्टैटिक से डायनामिक बना दिया। ये तो बड़ी बात थी। लेकिन सुरक्षा का क्या? मतलब बाहर से कोड आकर आपके कंप्यूटर पर चल रहा है,
बहुत जरूरी सवाल। इसका बहुत ध्यान रखा गया था। एप्लेट्स एक सैंडबॉक्स में चलते थे, एक सुरक्षित दायरे में। सैंडबॉक्स? हाँ, मतलब वो आपके कंप्यूटर की फाइलों को सीधे एक्सेस नहीं कर सकते थे या कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये भरोसा देना बहुत जरूरी था कि बाहरी कोड सुरक्षित है। समझ गई। तो पोर्टेबिलिटी जेवीएम के जरिए, इंटरैक्टिविटी एप्लेट्स के जरिए और सुरक्षा सैंडबॉक्स के जरिए, कमाल का कॉम्बिनेशन था। हाँ, और ना भूलें, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी था, C++ वाली विरासत, जिसने जटिल सॉफ्टवेयर बनाना आसान किया। तो ये सब मिलकर इसे वेब के लिए इतना जबरदस्त बना दिया। और फिर ये रुका नहीं, इसका विकास भी तो होता रहा। बिल्कुल नहीं रुका। 1995 में जावा 1.0 आया। उसके बाद तो कई वर्जन आए। जावा 2, जिसे बाद में J2SE स्टैंडर्ड एडिशन कहा गया, वो एक बड़ा कदम था। लाइब्रेरीज बहुत बढ़ गईं, क्षमताएं बढ़ गईं। फिर एक और बड़ा उछाल आया J2SE 5.0 के साथ। वर्जन नंबर देखिए, 1.4 से सीधे 5.0। हाँ, इतना बड़ा गैप क्यों? ये दिखाने के लिए कि ये कितना बड़ा अपडेट था। इसमें जेनेरिक्स, एनोटेशंस, ऑटो बॉक्सिंग जैसे बहुत पावरफुल फीचर्स आए। इनसे कोड लिखना और ज़्यादा बेहतर, सुरक्षित और आसान हो गया। ये दिखाता है कि जावा हमेशा बदलती ज़रूरतों के साथ विकसित होता रहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जावा का सफ़र C और C++ की नींव पर शुरू हुआ। निकला तो था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हाँ, लेकिन इंटरनेट की लहर ने उसे एक बिल्कुल नई और बड़ी दुनिया में पहुंचा दिया। बिल्कुल। जो मुख्य बातें याद रखने वाली हैं, वो हैं इसकी क्रांतिकारी पोर्टेबिलिटी, बाइट कोड और जेवीएम के कारण, शुरुआती वेब को जिंदा करने वाले एप्लेट्स और उनकी सुरक्षा, इसका मजबूत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और लगातार विकसित होने की इसकी क्षमता। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जावा की शुरुआत हुई थी एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी छोटी डिवाइसेस के लिए। फिर उसने वेब और बड़े एंटरप्राइज सिस्टम पर राज किया। आज जब दुनिया फिर से इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के जरिए अरबों छोटी कनेक्टेड डिवाइसेस की तरफ जा रही है। तो क्या जावा के वही मूल सिद्धांत, पोर्टेबिलिटी और सुरक्षा, उसे भविष्य में फिर से उसी दुनिया का बादशाह बना सकते हैं जहां से एक तरह से उसकी कहानी शुरू हुई थी? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा।